नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। रसिया यूक्रेन वॉर एक ऐसे जगह पे पहुंच चुकी है जहां दोनों ये चाहते हैं कि एक दूसरे को थका दें। यानी बैटलफील्ड पे जो लड़ाई हो रही है वो तो हो ही रही है, और जैसा हम जानते हैं कि बैटलफील्ड पे जो लड़ाई है उसमें यूक्रेन लगातार पिछड़ता जा रहा है, लगातार अपने सैनिकों को बड़ी तादाद में खोता जा रहा है, लगातार अपने शहरों को खोता जा रहा है, और अब उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां उसके आर्मी के पास, यानी उसके आर्म फोर्सेस के पास इनिशिएटिव नहीं बची है। यानी वो अब ऑफेंसिव इनिशिएटिव नहीं ले सकता, वो अपनी जगहों को डिफेंसिवली बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वॉर सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है। आपको पता है कि वेस्ट ने कितने सैंक्शंस जो है रसिया पे लगा रखे हैं, और ख़ासकर उनके जो ऑयल और बाकी सेक्टर्स हैं, उनका मकसद ये है कि रसिया इकोनॉमिकली इतना कमज़ोर हो जाए कि वो ये वॉर ना लड़ सके। ऐसे सूरत हाल में जो रसिया का काउंटर है वो ये है कि वो चाहता है कि इससे पहले कि उनकी माली हालत खस्ता हो, वो यूक्रेन का सोशियो इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों चीज़ खस्ता हाल करना चाहते हैं। मिलिट्री तो खस्ता हाल हो रही है, और धीरे धीरे जिस लेवल से लोग वहाँ यूक्रेन मिलिट्री को छोड़ के भाग रहे हैं, डिजर्शन जितनी बड़ी तादाद में हो रहा है, जितनी बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, वो अपना काम मिलिट्री फील्ड पे तो रसिया कर रहा है, लेकिन अब उसने अपनी निगाह जो है दूसरे तरफ की है। वो है यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर, पावर जनरेशन, बिजली जहाँ से पैदा होती है, गैस जहाँ से आता है, उनको टारगेट करना। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी सोर्सेज पे हमला करते रहे हैं। कई बार एक ट्रूस जैसी कोई चीज़ की गई कि अच्छा ये हम आपस में डील कर लें कि हम एक दूसरे के एनर्जी सिस्टम पे हमला नहीं करेंगे, और बार बार वो डील जो है वो यूक्रेन ने तोड़ी है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया में आपको ये चीज़ दिखेगी कि वो रशिया पे इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। अगर आप प्रूफ देखेंगे तो बार बार उसको यूक्रेन ने तोड़ा है। जब भी यूक्रेन को ये लगता है कि हम स्पेक्टेकुलर कुछ करना चाहते हैं, हम इस तरह के कुछ करना चाहते हैं जिससे हमारे जो डोनर्स हैं वो हमें पैसा दें, तो वो किसी रिफाइनरी पे, किसी ऑयल डिपो पे रसिया का अटैक करते हैं, और लिमिटेड रूप में वो सक्सेसफुल भी रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे कुछ जो मैप्स देख रहे हैं उसमें एक मैप है जो ये बताता है कि रसिया में एनर्जी सिस्टम अभी कैसा है, यानी वहाँ पे उसकी क्या स्थिति अभी बनी हुई है। और आप देखेंगे कि बार बार वो हमले जो हैं वो कर रहा है यूक्रेन, वहाँ के रिफाइनरीज़ पे, वहाँ के ऑयल डिपो पे, और उससे ये हुआ है कि तकरीबन रिफाइनिंग कैपेसिटी 10 से 12% नीचे की तरफ आई है। रैशनिंग करना पड़ा है, यानी आप फ्रीली रसिया में हर रीजन में वैसे तेल नहीं ले सकते जितना आप लेते थे। एक कोटा आपको लगाया गया है, लेकिन ये कोटा इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि तेल की रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है एक्चुअल में टोटल रिफाइंड ऑयल कम हो गया है, इसलिए नहीं, एहतियातन लगाया गया है कि अगर इससे कम होगा तो हम कैसे इसको करेंगे। तो ये रसिया पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बदले रशिया बार बार यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर्स को, चूँकि यूक्रेन में उतना ज़्यादा कोई तेल का मामला नहीं है, तो उनका जो पावर जनरेशन जो है, यानी उनके जो थर्मल पावर प्लांट हैं, हाइडल पावर प्लांट्स हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर अटैक करते हुए वो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो उनके गैस यूनिट्स हैं, यानी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन यूनिट है, उस पर भी रसिया ने हमला किया है। लेकिन इस साल फ़र्क ये है कि अभी तक जो हमले होते रहे हैं पिछले कई सालों में, यानी जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, तो रसिया इस तरह से हमला करता था कि उससे टेम्पररी कोई वहाँ पे प्रभाव पड़े, टेम्पररी ब्लैकआउट हो या टेम्पररी लोड शेडिंग जो है वो करनी पड़े, लेकिन परमानेंटली वो ना हो। उसका रीज़न ये था कि जिन इलाकों में हमला हो रहा है वहाँ पे रशियंस रहते हैं, यानी रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, और रसिया नहीं चाहता था कि उन इलाकों में लोगों को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बने वो, क्योंकि ये सारे लोग एक्चुअली में रसिया को चाहते हैं, जो बार बार उन्होंने इलेक्शंस और बाकी जगहों पे उन्होंने दर्शाया भी है। अब मामला अलग हो गया है। रशिया धीरे धीरे ईस्टर्न यूक्रेन को जीत रहा है। जो कुछ इलाके बचे हैं वहाँ पर उसको जल्दी जीतना है। वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह अप्रैल में जब वॉर रुकती है, वो बारिश के कारण, दलदल के कारण, उससे पहले बड़े बड़े शहरों पे कब्जा कर ले।
तो वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जिससे वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन शहरों में, वो अपने आप पलायन करें। यानी वो जैसे पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा शहर जो है तबाह कर दिया जाता था। अब जो रसिया हमला करता है उस तरह से नहीं करता है, वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा के हमला करता है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी तो वापस रीबिल्ड करने में बहुत पैसे नहीं लगेंगे। तो लोगों को कैसे हटा सकते हैं, तो ये कि आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जो वहाँ से लोग हैं वो माइग्रेट कर जाएं, जो प्रो रशिया है वो रसिया की तरफ माइग्रेट कर जाएं या डोनबास के दूसरे इलाके में माइग्रेट कर जाएं जहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, जहाँ पे रशिया का कब्जा जो है परमानेंट हो गया है। जो प्रो वेस्टर्न है वो वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ चले जाएं, यानी नदी को क्रॉस कर जाएं। अब इसके अंदर पिछले 2-3 महीनों से जो रसिया ने हमला किया है यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पे, वो ऐतिहासिक हमला है। उस तरह से अभी तक यूक्रेन में नहीं देखा गया है, टू द पॉइंट वेयर इस पिछले हफ्ते में कई दिन ऐसे हुए जब यूक्रेन का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़ीरो हो गया। ज़ीरो यानी 1 वॉट भी प्रोड्यूस वो नहीं कर पा रहा है। जो नॉन न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं वो तो प्रोड्यूस करते रहते हैं, उसको आप ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको कई दिन ऐसा हुआ है कि ज़ीरो प्रोडक्शन पे पहुंचा दिया है। और ये अब और मज़ीद बढ़ेगा जब ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि ठंड में डिमांड बढ़ती है, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। याद रखें, अनलाइक अदर कंट्रीज़ उस लैटिट्यूड पे कोल्डेस्ट मंथ जनवरी और फरवरी होता है, नवंबर दिसंबर नहीं होता है। तो यानी अभी वहाँ ठंड आनी है, जो प्रचंड ठंड जो आप जिसके बारे में सुनते हैं रसिया यूक्रेन में, वो अभी आनी है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, एनर्जी ऑप्शंस, पहले वो देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से रसिया उनको टारगेट कर रहा है, नेस्त नाबूद कर रहा है। पिछले और अभी में फ़र्क ये था कि पहले वो टारगेट करता था, लेकिन लोग जब उसको बना देते थे तो उसको छोड़ देता था कि वो आपका कॉस्ट बढ़ा रहा है लेकिन नेस्त नाबूद नहीं कर रहा। अब नेस्त नाबूद कर रहा है, ये फ़र्क है। प्राइमरी जो यूक्रेन की बिजली आती है वो 3 उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो अभी यूक्रेन के कब्जे में है, यानी रिवने, केमिलेनेत्स्की और माइकोलेव। इन जगहों पे जो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो मेन सप्लाई करते हैं। इसके अलावा यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़पोरिज़िया में, वो रसिया के कब्जे में आ गया है और वो शट डाउन है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इन 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के अलावा यूक्रेन के पास कुछ थर्मल पावर प्लांट हैं, कुछ हाइडल पावर प्लांट है। अभी जो मेन अटैक रसिया का हो रहा है वो थर्मल और हाइडल पावर प्लांट पे हो रहा है। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर है कि उससे न्यूक्लियर डिजास्टर का खतरा रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको दूसरे तरीक़ों से भी रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो इस बार रशिया ये कर रहा है। देखिए मेन आइडिया क्या है कि टोटल डिमांड, जो टोटल प्रोडक्शन थी बिजली की यूक्रेन की लड़ाई से पहले, वो 38 गीगावाट थी। अभी टोटल प्रोडक्शन जो है वो 18 गीगावाट के आसपास पहुंची हुई है। डिमांड कम हो चुकी है क्योंकि इंडस्ट्री ख़त्म हो चुके हैं यूक्रेन में, लोग बड़ी तादाद में जा चुके हैं, तो जाहिर उससे डिमांड कम होगा। और जो वो एक्सपोर्ट कर रहा था वो एक्सपोर्ट भी अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब ये 18 गीगावाट मिनिमम उसको चाहिए किसी भी ठंड में बचने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी से तमाम चीज़ें चलती है और गैस से वहाँ पे जो उनके बॉयलर प्लेट्स होते हैं उससे स्टीम और ये चीज़ें जनरेट होती है और वो स्टीम्स लोगों के घर भेजे जाते हैं पाइप से, जिससे कि वो अपने घरों को गर्म रख सकें प्रचंड ठंड में। तो यानी बिजली की भी ज़रूरत है और गैस की भी ज़रूरत है, ये 2 चीज़ आपको वहाँ पे चाहिए होता है। अभी तक रशिया क्या करता था कि पूरे यूक्रेन पे एक साथ अटैक किया उसने बिजली वाले पे, थोड़ा सा रोलिंग ब्लैकआउट हुआ लेकिन थोड़ी देर में उसको 7 घंटे 8 घंटे में रिपेयर कर लेते थे। अब रसिया क्या कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। अब वो टारगेट कर रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम और सब स्टेशंस को। देखें बिजली में एक चीज़ होती है आप कि अगर उसका पीक, उसका डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम अगर मेजर रूप से डिस्टर्ब होता है तो उससे क्या होता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट जिसको कहते हैं। एक प्लांट बंद होगा, फिर दूसरा प्लांट बंद होगा, फिर तीसरा प्लांट बंद होगा, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। ये बिल्कुल शुरू में एक बार रसिया ने अचीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसने उसको इन्फोर्स नहीं किया, लेकिन अब वो बार बार कर रहा है। वो क्यों होता है कि आपने एक जगह ट्रांसमिशन ख़त्म की तो सडनली वहाँ पे ब्लैकआउट हो गया, या तो सडनली डिमांड जो है वो ख़त्म हो गई, या अगर आपने उसको दूसरे ट्रांसमिशन से उस इलाके को जोड़ दिया तो जिन इलाकों से बिजली पैदा हो रही है वहाँ लोड बढ़ गया, क्योंकि अब
वहाँ से बिजली आ रही है, तो इससे ये डिस्टरबेंस होता है और इसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए रसिया इस बार इनको टारगेट कर रहा है। कैसे टारगेट कर रहा है वो भी फ़र्क है। पहले 400 ड्रोन भेजे, मान लो 200 ड्रोन आपने मार के गिरा दिए, 200 ड्रोन इधर उधर लग रहा है। अब वो नहीं ऐसा कर रहा, अब वो एक जगह पे स्वॉर्म भेज रहा है ड्रोन के। तो जाहिर है कि जो सरफेस टू एयर बैटरीज़ हैं या मशीन गन्स से जो ये कोशिश करते थे मारने की एंटी एयर डिफेंस वाले, वो अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद में आ रहा है, ओवरवेल्म कर दे रहा है। दूसरा ये कि ड्रोन की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है। अब वो मिसाइल की तरह बहुत ऊपर के ऑल्टीट्यूड पे जाता है और वहाँ से वो मिसाइल की तरह सीधे ऐसे हिट करता है, यानी वो फ्लाई करके नहीं आता, वो जैसे मिसाइल एक ट्रैजेक्टरी बनाती है उस तरह से हिट करता है। तो उसको भी रोकना मुश्किल हो गया। प्लस वो नज़दीक इलाकों में कर रहा है, यानी रसिया जहाँ पर रशियन आर्मी खड़ी है उनसे जो पास के इलाके हैं, उसके पास के जो प्रोविंसेस हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो रशियन स्पीकिंग प्रोविंसेस को खाली करना चाह रहा है। तो सूमी हो गया, खारकोव हो गया, यानी इसके आसपास स्लेविंस्क, खारकोव, सूमी, जप्रोजिया, खैरसॉन, इन जगहों पे अटैक कर रहा है। तो आइडिया ये है कि सारा अटैक नदी के ईस्ट में करो, ताकि इधर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे ही कोलैप्स होगा तो डिमांड बढ़ेगी जो वेस्ट से आप, यानी वेस्टर्न यूक्रेन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको खींचने की कोशिश यहाँ करेगा। तो इधर वे अगर वो उसको खींचता है तो डिमांड पे लोड बढ़ जाएगा, तो वहाँ रोलिंग ब्लैकआउट होने लगेगा। और दोनों के बीच अगर ट्रांसमिशन लाइन को तुमने तोड़ दिया तो सडनली वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे कंजम्पशन नहीं है, उससे भी रोलिंग ब्लैकआउट होती है। तो ये बहुत ही, जिसको कहते हैं प्लानिंग के तहत ये चीज़ वहाँ पे अचीव की जा रही है। गैस वाले सिस्टम में भी यही हो रहा है। गैस ट्रांसमिशन के 60% जो सिस्टम्स हैं उसको रसिया ने उड़ा दिया है। यानी अब अगर ठंड में वो बॉयलर प्लेट्स गर्म नहीं हो पाएंगी। देखिए दो चीज़ है, या तो आप घर को गर्म कर सकते हैं ये ट्रेडिशनल मेथड से जो मैंने बताया, जिसमें कि आप गैस से पानी को गर्म करते हैं, स्टीम को बनाते हैं और फिर स्टीम सबके घरों में जाता है, जिससे वो घर जो है गर्म रहता है। अगर वो नहीं है तो फिर कमर्शियल हीटर खरीदिए, जैसे भारत में हम लोग खरीदते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी पे हमला हो रहा है कि आप इलेक्ट्रिक हीटर ना यूज कर सकें, और गैस सप्लाई पे हमला हो रहा है कि उससे जो बॉयलर प्लेट्स गर्म होती थी, जहाँ पे स्टीम जनरेट होता था, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए। यानी ये दोहरा हमला जानबूझ के किया जा रहा है और उसको इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि अभी जो इलेक्ट्रिक यानी प्रोडक्शन है वो घट के अब 16 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। 10 दिनों के अंदर में वहाँ पर जैसे ही ठंड और बढ़ेगी तो देखना होगा कि कितना पीक डिमांड होता है। 18 गीगावाट के आसपास पीक डिमांड होगा। अगर तब तक रशिया इन 16 से और भी नीचे कर दे, अगर वो 15 कर दे, 14 कर दे, तो फिर वो यूक्रेन के लिए डिजास्ट्रस हो जाएगा, उनके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के लिए डिजास्ट्रस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने इसके लिए तैयारी नहीं की, कुछ जगहों पे छोटी मोटी तैयारी की है। जैसे वो एक बैटरी सिटीज़ बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे बैटरीज जो हैं अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वहाँ बैटरीज लग रही हैं और वहाँ उनको चार्ज करके रखा जा रहा है कि जब तक रिपेयर होगा 7 घंटे 8 घंटे में, तब तक वो 5 लाख घरों को, 6 लाख घरों को, 1 मिलियन घरों को 1-2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। लेकिन मामला फिर से वही है कि ये जो इक्विलिब्रियम को डिसबैलेंस जो रशिया कर दे रहा है, वो हर मिनट बेसिकली आपके लिए एक बॉम्ब है। आपको याद होगा कोरोना के ज़माने में हमारे जो साइंसदान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट कर दी थी लोगों को कि घर की बिजली बंद कर दो। उसके बाद आपको याद होगा कि रिक्शे से और जीप से बेचारे इलेक्ट्रिसिटी वाले सबको समझा रहे थे कि नहीं, सब बंद नहीं करनी, सिर्फ लाइट बंद करना है, फ्रिज व्रिज मत बंद कर देना। वो इसलिए क्योंकि अगर सब कुछ बंद हो जाता तो ओवर जनरेशन हो जाता, डिमांड ख़त्म हो जाती, तो वो इलेक्ट्रिक सिस्टम कोलैप्स कर जाता, रोलिंग ब्लैकआउट होने लगते। तो वो हमने अपने यहाँ देख लिया। तो वही चीज़ समझें कि उसी का बड़ा रूप जो है वो यूक्रेन में हर दिन उस खतरे पे वहाँ पे यूक्रेन मौजूद है कि ये रोलिंग ब्लैकआउट जो है ये परमानेंट ना हो जाए। और अगर परमानेंट हो जाएगा तो पूरब में जो भी लोग रहते हैं उनको उन शहरों को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे अभी लड़ाइयाँ चल रही है। इसके अलावा उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। याद रखें यूक्रेन नेट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, एक ज़माने में यूरोप को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता था, अब उनको
यूरोप से इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूरोप से पीक ठंड में जब आप इंपोर्ट करते हैं तो बिल आपका और बढ़ता है, क्योंकि यूरोप में बिजली के प्राइसेस महीनों के हिसाब से होते हैं और पीक कंजम्पशन विंटर में उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो एक तो बिल बहुत बढ़ जाएगा यूरोप का, क्योंकि यूरोप से अगर बिजली उतनी ही है और जहाँ से यूक्रेन से बिजली आ रही थी वो बिजली ना आके अब यूक्रेन को बिजली आपको देना पड़ रहा है, तो सडनली आपका डिमांड बढ़ गया, तो प्राइसेस बढ़ गए, प्राइस पूरे यूरोप के लिए बढ़ जाएंगे। यूक्रेन के लिए डबल डिजास्टर है। जो कुछ पैसे मिलते थे एक्सपोर्ट करके, वो एक्सपोर्ट ना करके अब उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो भी हायर प्राइस पे करना पड़ेगा, जिस प्राइस पे वो सस्टेन नहीं कर सकते। यानी जो मैंने कहा कि एक दूसरे को इकोनॉमिकली और कोलैप्स करने की जो एक कोशिश है, जिसमें दोनों लगे हुए हैं, रसिया और यूक्रेन, वो यहाँ पर इस लेवल पे पहुँच गई है कि रशिया इंटरनल अपहीबल चाह रहा है यूक्रेन के अंदर में, और उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं और होते रहेंगे, हर हफ्ते होते रहेंगे अभी, क्योंकि ये पूरे ठंड में ये चीज़ चलती रहेगी। ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। वो अटैक करेगा ट्रांसमिशन सिस्टम को या सब स्टेशंस को डैमेज करेगा, और आप जल्दी से उसको बनाने की कोशिश करें। याद रखें, इन जगहों पे जहाँ ऐसी -20, -25, -18 की ठंड पड़ती है, वहाँ जो पाइप्स हैं उसमें जो पानी है, जो गर्म पानी स्टीम बन के लोगों के घर जाता है, उसको परमानेंट गर्म रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो बर्फ़ जमेगी तो पाइप फट जाएगी और फिर आपको पूरा पाइप सिस्टम जो है बदलना पड़ेगा। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल है चलता रहेगा। ये वो स्ट्राइक करेगा, आपको उतने समय में उसको बनाना पड़ेगा कि आपकी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है परमानेंट डैमेज ना हो। ये काम पिछले 2-3 साल में यूक्रेन सक्सेसफुली कर ले रहा था, क्योंकि रसिया का मकसद ये नहीं था कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाए, उसका मकसद था डिसरप्ट किया जाए। इस बार का फ़र्क ये है कि उसका मकसद है कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। जब मकसद डिस्ट्रॉय करना है तो यूक्रेन इसको झेल पाता है कि नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। आइंदा महीनों में, हफ्तों में हमें और इसके बारे में पता चलेगा कि सिचुएशन यूक्रेन के लिए या और डिटोरिएट करता है या यूक्रेन ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। ईदर ऑफ द टू थिंग्स, और इनमें से जो भी होगा हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।